एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को बानी पीटीआई सबसे बड़ा दुश्मन क्यों समझते हैं? माजी में इनको गिरफ्तार करना किसकी ख्वाहिश थी, जनरल बाजवा या कप्तान की? ख्वाजा आसिफ को साबिक आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के खिलाफ किस बात पर कायल करने की भरपूर कोशिश की? इसके अलावा शौकत खानम के लाखों डॉलर्स पाकिस्तान में लाने के बजाय सट्टे और जुए में खर्च करने के ख्वाजा आसिफ के संगीन इल्जामात पर 13 साल से बानी पीटीआई का केस अदालत में क्यों लटक रहा है? फैसला अब तक क्यों ना आ सका? रुकावट कौन बन गया? ख्वाजा आसिफ के इल्जामात की हकीकत क्या है? क्या वो आज भी अपने दावे पर कायम है? इसके अलावा साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को मिलिट्री कोर्ट से 14 साल की सजा के बाद क्या कोई नया केस भी खुलने जा रहा है? आने वाले दिनों में फैज हमीद की वजह से बानी पीटीआई मजीद मुश्किल में आने वाले हैं। क्या जनरल रिटायर्ड बाजवा भी कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं? इन तमाम सवालात और इशूज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा साहब, जब से जो है जनरल फैज की सज़ा जो है वो आई है, उसके बाद से बड़ी डिस्कशन है कि अब जो है इसका दायरा कार जो है वो बढ़ेगा। और हम सुन रहे हैं कि हुकूमती लोग जो है वो कह रहे हैं जब 9 मई का मामला आएगा तो इमरान खान को भी जो है वो इसमें लपेट में लिया जाएगा। वो कुछ ऐसी बातें जो हैं वो इमरान खान के हवाले से भी बताएंगे और ये गठजोड़ जो है वो नज़र आ रहा है और हुकूमती दावे जो हैं वो इस हवाले से रोज़ ही हम सुन रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ आपके ख्याल में ये अब एक पॉइंट स्कोरिंग का जो है वो मौका मिल गया है हुकूमत को, इसलिए ये दावे करिए, या वाकई में ऐसी मालूमात, ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं, देखे गए हैं, जिससे लगता है कि ये कोलूजन था फैज हमीद और इमरान खान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कोई आप नहीं कह सकते कि ये सियासी काइट फ्लाइंग है। 9 मई जो है वो एक हादसा है और फैक्चुअल बात है जो टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर आज भी चल रही हैं और उस वक्त भी चल रही थी जब जिस वक्त ये वाकया हो रहा था साइमल्टेनियसली। चाहे वो लाहौर था या मियांवाली था या जीएचक्यू था या पेशावर के मुख्तलिफ मुकामात पे जो कुछ हुआ सारे के सारा रिकॉर्ड किया गया हुआ है। और हमारी तारीख का एक बड़ा अलमनाक बाब है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इक़्तिदार से महरूमी को जो है वो प्ली बना के या उसको एक्सक्यूज बना के पाक फौज की जो इंस्टॉलेशंस है उससे हमला किया। हिंदुस्तान तो कर सकता है, उसकी समझ भी आती है, अफगानिस्तान कर सकता है, उसकी समझ भी आ सकती है, लेकिन पीटीआई हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की सफ में क्यों खड़ी होगी? ये बात जो है, ये मेन जो सवाल है वो ये है जिसका जवाब जो है, जो आप स्पेकुलेशन कर रही हैं, मैं तो स्पेकुलेशन में इंडल्ज नहीं कर रहा कि ये इसका जो जवाब जो है वो डेफिनेटली स्पेकुलेशन की रैम से निकल के फैक्चुअल बात में तो उसी वक्त जाएगा जब कोई केस बनेगा। जब कोई केस बनेगा, केस बने हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन एक जिस तरह आपने इंडिकेट किया है उस किस्म के मुकदमात जो हैं बनेंगे तो सब कुछ जो है इसके पीछे कौन क्या कर रहा था, क्या चीज़ें कार फरमा थी, वो सब उसके बाद सामने आएंगी। और मेरा ख्याल है ये कौम का भी हक है, हर फर्द का जो 25 करोड़ में उसका हक है, तो उसको पता लगे कि 9 मई क्यों बर्पा हुआ था, उससे क्या नताइज मकसूद थे, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। डेफिनेटली जो करने वाले थे, जो हाथ जिन्होंने गिरेबान पे, रियासत के गिरेबान पे हाथ डाला, वो तो पीटीआई के थे। वो तो टेलीविजन के कैमरों में भी नजर आते हैं, उनके झंडे भी नजर आते हैं, उनके नारे भी नजर आते हैं, वो सारा कुछ नजर आता है। तो उसमें तो कोई शक शुबे वाली गुंजाइश नहीं है। वो क्लेम भी करते हैं और आज तक उस चीज की उन्होंने माजरत भी नहीं की और कंडेमनेशन भी नहीं की, और उनके ऊपर मुकदमात भी उस वक्त के बने हुए हैं। जहां तक जनरल फैज का तलक है कि उसका ये इसके साथ किस तरह लिंक जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जा रहा है, तो ये देखें, ये जो फौजी तनसीबात को हिट करना जी, मेरा अपना ख्याल है कि ये किसी फौजी ज़ेन की इख्तराई हो सकती है। और डेफिनेटली उसमें इमरान खान 100% शामिल है। हो सकता है सजेशन उन्हीं की हो, और ये एक चीज़ जो है दोनों ज़ेनों ने, दोनों इज़हान ने मिलके जो है इसको अमली जामा पहनाया हो।
आप देखें कि रास्ते में गवर्नमेंट की बिल्डिंगें भी आई लाहौर में, और सरकारी, जिस तरह पुराने ज़माने में अब भी बैंक्स को अटैक किया जाता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया जाता है, व्हीकल्स को अटैक किया जाता है। लेकिन इस सारे में एक्सक्लूसिवली जो है फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, और वहाँ पे नारे लगते रहे लाहौर के, भाई कोर कमांडर हाउस चलो, कोर कमांडर हाउस चलो। इसी तरह एयरफोर्स के जहाज़ों को टारगेट किया गया जब मियांवाली की बात आई। इसी तरह रेडियो स्टेशन को टारगेट किया जब पेशावर की बात आई। ये चकदरा में जो मिलिट्री सेंटर्स थे उनको अटैक किया गया। इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, पिंडी में जीएचक्यू जो सिंबल है हमारी फौज का, उसको अटैक किया गया। तो ये अगर जो है, अगर आप इसको थोड़ा एनालिसिस करें तो जो मैंने बात की है या जो भी आप बात कर रही हैं, जो आपने जो एनालिसिस दिया है या कहा है कि स्पेकुलेशन हो रही है, तो एक फितरी अमर है कि ये चीजें जो है जनरल फैज और इमरान खान की जो एक कोलिशन है उसकी वजह से ये बर्पा हुई और फौज को टारगेट बनाया गया। ये बड़ा अफसोसनाक, मैं कोई खुशी के साथ नहीं कह रहा, मैं बारी दिल से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासत जो है वो इतनी पस्ती पे आ गई, लोगों के इक़्तिदार की हवस जो है वो गटर में चली गई कि उन्होंने फौज को क्रिटिसाइज माजी में किया जाता रहा है। जब आमिर जो थे, मिलिट्री डिक्टेटर्स जो थे, वो हुक्मरान थे, मैंने खुद किया हुआ है जी। लेकिन एक सियासी हुकूमत की रिमूवल जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसने ये वतीरा अपनाया, और साथ उसके DGISI जो रहे हुए थे उन्होंने अपनी महरूमी जो है, अपना ग्रीवियंस जो है कि उनको क्यों ना, चौथे नंबर पे थे वो 5 में से, तो उनको क्यों ना चीफ बनाया गया। जो उन्होंने ख्वाब देखे थे वो चिकनाचूर हुए, जो इमरान खान ने ख्वाब देखे थे वो चिकनाचूर हुए। तो उसका रिजल्ट जो आपके सामने है, और प्रोसिक्यूशन होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन जरूर होगी, और प्रोसिक्यूशन मियां नवाज शरीफ वाली नहीं होगी कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस लिया और वहां पे जो है कैंगरू कोर्ट्स बना के उसके ऊपर कैंगरू एक बंदर जो है बैठा के उसको जो है वो मॉनिटर करवा के उसको 10 साल कैद मियां नवाज शरीफ को। ये बिल्कुल लोगों के सामने सब कुछ होगा, किसी किस्म का कोई इसमें इबहाम नहीं होना चाहिए किसी। सही सही। ख्वाजा साहब ये बताएं, जब आप माजी की बात करते हैं तो माजी के तो ऐसे बहुत सारे दुख हैं जो PMLN के और PMLN के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब उनके हैं, और जो वो बताते रहते हैं, बारहा जो है वो उसका जिक्र करते हैं। इमरान खान को लॉन्च करना, नवाज शरीफ साहब को जिला वतन कर देना, इलेक्शंस मैनेज करना, और दूसरी तरह की इंटरफेरेंस का जो है वो जिक्र होता है। और वो जब जिक्र होता है तो बात जो है वो जनरल फैज़ के अलावा जनरल बाजवा तक भी जो है वो चली जाती है। इस वक्त ये देखा जा रहा है कि जब ये बात की जाती है तो जजेस के हवाले से तो बड़ी क्लियर पोजीशन खुल के जो है वो हुकूमत लेती है, लेकिन बाजवा साहब पे सारे इल्ज़ामात लगाने के बावजूद कोई क्लियर पोजीशन जो है वो नज़र नहीं आती हुकूमत की कि इनके खिलाफ भी जो है वो कोई एक्शन होना चाहिए या इनसे भी कोई पूछगछ होनी चाहिए जो सारे मामलात रहे उस पर। देखिए, मैंने तो कहा है, मैंने जो जितनी भी मेरी प्रेसर्स या मीडिया मैंने गुफ्तगू की है उसमें मैंने कहा है ये मुमकिन नहीं है कि ISI चीफ और इमरान खान जो है वो जो है दो मिलके सारा कुछ कर। उसमें अगर कह सकते हैं कि एक्टिवली नहीं तो पैसिवली जरूर जो है बाजवा साहब की प्रेजेंस जो है, उस ओहदे पे प्रेजेंस जो है, इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई ना कोई उनकी तरफ से भी मर्जी जरूर शामिल। मैं आई कांट अवॉइड दिस थिंग कि मैं दो अशखास को जो है ब्लेम करूं, और उस वक्त जो है पावर जिस हाथ में थी आर्मी चीफ जो थे उसको मैं कहूँ कि जी वो मासूम थे और वो उनको पता ही नहीं था। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। भाई साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया, अपने मसरूफ़ वक्त से आपने निकाला, बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिन पे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और भी अभी हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें सर आपसे सवाल जवाब होने हैं। आपने भी ये बताया जैसे इनका जनरल बाजवा साहब के बारे में कि उस वक्त वो आर्मी चीफ बैठे थे, तो ऑफकोर्स DGISI जो हो, DGC जो हो, तो वो आर्मी चीफ से हट के कार्रवाइयाँ तो नहीं कर रहे होते। तो आपको याद होगा जिस केस में इनको ये सज़ा दी गई है, इनको जनरल फैज़ साहब को 14 साल, ये केस है टॉप सिटी का सर,
ये 2017 का केस है और उस वक्त ये मेजर जनरल थे, बाद में ये प्रमोट हो के लेफ्टिनेंट जनरल भी बने, DGISA भी बने। और आर्मी के बारे में हमें कहा जाता है कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाती, उनकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है, उनका डिसिप्लिन है। तो जो वहाँ से DGC से मेजर जनरल के बाद प्रमोशन भी मिल गई, DGISA भी वो लग गए, उसका फ़ौज का एक अपना बोर्ड है, आप क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जानते होंगे। तो आप ये क्या समझते हैं कैसे हुआ, जो फ़ौज के डिसिप्लिन की बात करते हैं, इतना बड़ा वाक़या हुआ वो टॉप सिटी वाला, तो क्या फ़ौज के ये सरबराह तक वो बातें नहीं पहुंची गई, बोर्ड के मेम्बरान तक नहीं गई कि उसके बावजूद वो प्रमोट हुए सर और ऊपर टॉप पोजीशन पे गए? जो मैंने ऑलरेडी आर्गुमेंट दिया है और आप जिस तरफ निशानदेही करते हैं, मैं बिल्कुल उसको इंडोर्स करता हूँ कि उनके इल्म के बगैर जो है ये चीज़ें नहीं हो सकती थी, टॉप सिटी वाला भी नहीं हो सकता था। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट वाक़यात हुए इमरान खान की हुकूमत के दौरान जो हैं, मियां नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, बाकी सियासी लोग जो थे उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह जो है अदालतों ने जो है वो जो सीटी मारते थे फैज साहब, और सीटी के ऊपर जो है सारे अदालतों वाले दुम्बल आते हुए आ जाते थे, तो और वो मियां नवाज शरीफ को जो टारगेट किया गया, ये सारी की सारी बातें मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि ये कहना कि ला इल्म थे बाजा साहब, या बाजा साहब का कहना कि मैं ला इल्म था, ये कोई कोई भी जी शऊर आदमी जो है इसको तस्लीम नहीं करेगा। सर हमने देखा है कि माजी में भी नवाज शरीफ साहब और वर्सेस ये जनरल मुशर्रफ इसी तरह की पोजीशन या कंडीशन सिचुएशन पैदा हुई थी ये 2013 में, और नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि उनका ट्रायल किया जाए, जनरल मुशर्रफ साहब का खसूसी अदालत भी बनी। उस वक्त भी आपकी पार्टी के अंदर एक राय थी, मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार अली खान साहब चाहते थे कि फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब ना करें, और जनरल रहील जो थे वो जो आर्मी थी वो भी चाहती थी कि आप हमारे साबिक चीफ के खिलाफ कार्रवाई की तरफ ना आ जाएं, जिसकी वजह से टग ऑफ वार भी हुई, सारा कुछ बैकग्राउंड का पता है। आप समझते हैं आज ये शहबाज शरीफ साहब वही सिचुएशन फेस कर रहे हैं जनरल नहीं, मैं बाजवा दोनों साहब और सिचुएशंस में आप बड़े कौना मश्क साफ़ी हैं, सर? आप इन दोनों सिचुएशन को कंपेयर नहीं कर सकते। जी वहाँ पे मैं जो जनरल रहील या जनरल रहील के साथ जो लोग थे, वो अगर मियां नवाज शरीफ की इस बात से उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया, तो वो तो एक माजी का एक सिलसिला था जो जिसको परसू किया जा रहा था कि जनरल मुशर्रफ को जो coup किया था, उसके ऊपर जो उनका ट्रायल था, उसको परसू किया जा रहा था। उसमें इंस्टीट्यूशंस आमने सामने आ गई थी। इसमें मुद्दई भी जो है इंस्टीट्यूशन है, खुद इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उन्हीं की कोर्ट ने उसको सजा दी है, इसलिए क्या कंपैरिजन है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों बड़े बड़े मुख्तलिफ किस्म के स्टैंड अलोन जो है एक अलग वाक़या। सर उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने, मैं आपकी बात से मैं ये एग्री करता हूँ, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ा खुलकर कहा है कि जनाब के खान साहब के जो पीछे लोग थे असल तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिनकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। और उन मुशर्रफ साहब ने भी अगर कू की थी, उनकी हुकूमत गिरा के गिरफ्तार किया था, तो जनरल बाजवा साहब ने भी एक तरह की उनको गिरफ्तार करके वो भी जेल में रहे और उनकी हुकूमत भी टूटी। तो मिलते जुलते मतलब मैं फिर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो है अदब के साथ जो है डिफर करूंगा कि ये दोनों सिचुएशंस जो है ना, इनमें कोई कंपैरिजन कॉमनैलिटी है ही नहीं है। कोई कदर मुश्तरक हो तो फिर मैं आपको उसका जवाब भी दूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें मुद्दई जो है वो कौन है, आप बता दें। मैं जो अदालत जिसने सजा दी है वो कौन है, और उस वक्त जो है जो हम जिस अदालत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे वो कौन सी अदालत? तो सर इस पे तो मियां साहब का इशारा फिर किसकी तरफ है, जब वो ये कहते हैं कि जनाब कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी चीज नहीं थे, जो इनके पीछे करैक्टर थे, तो उनके एहतसाब होने चाहिए? क्या उनका सारा कुछ जजेस की तरफ है? करैक्टर्स अगर आप मियां साहब की बात को अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो मैं तो इस तरह इंटरप्रेट करूंगा कि ये साजिश जो है 2013 के धरने से 2014 के धरने से पहले की स्टार्ट हुई थी। तो उसमें बहुत से करैक्टर्स के नाम आते हैं जो उस वक्त जिनके पास बागडोर थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की या दूसरी, उसमें एक अटेम्प्ट किया गया या गुंजाइश रखी गई। मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आ गए, इलेक्शन जो है वो ठीक ठाक हो गए। उसके बाद जो है बावजूद इस बात के वो कहते थे 35 पंक्चर लग गए हैं और ये हो गया वो हो गया, तो ये बात में वो मुकर भी गए उस बात से इमरान खान। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर अमली जामा जो है उस वक्त शुरू हुआ जब पनामा का केस हुआ। यानी जो भी प्लानिंग थी,
जो माजी में चली आ रही थी पर प्लानिंग जो है कि मियां नवाज शरीफ को जो है इररेलेवेंट किया जाए पाकिस्तान की सियासत से, और उसमें शहबाज शरीफ को भी ऑफर्स होती रही और लोगों को भी ऑफर्स होती रही, तो फिर जो है इमरान खान को अल्टीमेटली जो है उन्होंने लॉन्च किया। इमरान खान तो अटेम्प्ट जो है 99 से मिन्नतें तरले गोडे गिटे पकड़ रहा था कि मुझे मुझे मेरी बारी जो है वो आने दो, मुशर्रफ के वक्त से लगा हुआ था। और आपको भी पता है, आप सारे आपके गवाह हैं इस चीज के। तो वो उसके बाद जो है जब उसको पहले तो जो एक अडॉप्शन थी ना, तो वो एक अडॉप्शन थी, लेकिन जिस तरह फिर उन्होंने इसके ऊपर उस अडॉप्शन पे अमल दरामद शुरू किया कि मियां नवाज शरीफ को इररेलेवेंट किया जाए, उनको माइनस किया जाए सियासत में से, और उसके बाद इसको लाया जाए, ये सारा कोई 2013-14 से स्टार्ट हुआ। भाई साहब आपने बड़ी अहम बातें की हैं। तो 2013-14 आपकी बात ठीक है, हम भी पार्लियामेंट कवर कर रहे थे, प्रोसीडिंग सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, फेयर एनफ। तो फिर आप जनरल रहील को और जनरल जहीरुल इस्लाम को उनको भी जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि धरना और सारे ये लॉन्ग मार्चेस ये तो उन्हीं के दौर में हो रहे थे। मैं जनरल रहील को, क्योंकि मैं विटनेस हूँ, मेरे नहीं ख्याल के जनरल रहील का कोई डायरेक्ट ही उसमें कोई था, एक सिलसिला पहले से चल रहा था कोई कहीं भी, और उन्होंने मेरा ख्याल है उस धरने का जिस तरह इख्तिताम हुआ वो सबसे बड़ी शहादत ये है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप उस वक्त दूसरे जनरल कौन से आपने नाम लिया है? जहीरुल इस्लाम था, DGISI थे जो DGISI, क्या नाम था उनका? जनरल जहीरुल इस्लाम। हाँ, जहीरुल इस्लाम। सॉरी, मैं उम्र का तकाजा मैं नाम भूल जाता हूँ। तो जहीरुल इस्लाम साहब जो है वो बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व थे। मेरा ख्याल है कि उनका अटेम्प्ट जो अबॉर्ट हुआ, जो 2013 के धरने वाला अटेम्प्ट जो है अबॉर्ट हुआ या वो कामयाब ना हो सका, उसमें आर्मी की लीडरशिप से उनको पूरी जो है तावन जो है या ब्लेसिंग्स जो है वो मौजूद नहीं थी। ये मेरा अपना असेसमेंट। राइट सर। अच्छा सर, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं सर इन तमाम चीज़ों से। हमने अपने प्रोग्राम में ये जिक्र किया था पिछले में, आपका उनसे इमरान खान साहब से बड़ा एक पुराना एक चलता है, आपकी तकरीरें वहाँ पे स्पीचेस, और PTI ने हमेशा अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील किया है, वो भी आपके खिलाफ तकरीरें करते रहे, इल्ज़ामात लगते रहे, आप भी स्पीचेस करते रहे। इमरान खान साहब, जो मेरी रीडिंग है सर, मैं पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ 2002 से, जो मेरी रीडिंग है कि अगर वो नवाज लीग में किसी से सबसे ज़्यादा, मैं क्या लफ्ज़ कोई सॉफ्ट सा इस्तेमाल करूँ, डिसलाइक करते हैं, तो वो आपको करते हैं। क्या वजह है सर, वाइस हो? देखिए, मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कह लें या क्या कह लें, मैं अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में जो है ना वो बड़ा क्लैरिटी है, मैं ग्रे एरिया में नहीं रहता जी। कहीं पे खुदा न खास्ता दुश्मनी है तो वो भी जो है वो बिल्कुल वाशगाफ होगी, कहीं पे मोहब्बत प्यार का रिश्ता शायद आपका स्टार, अगर मुझे याद पड़ता है, आपका स्टार मुझे याद पड़ता है लियो है, मैं रखा लियो स्टार है आपका। लियो ऐसे ही होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, या यार हैं या दुश्मन है, दरमियान में कोई रास्ता नहीं। बस स्टार का कसूर है या मेरा को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये इस तरह जो है ना मैं समझता हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ जो है, आप भी इस चीज के गवाह होंगे जी, जनरल मुशर्रफ के वक्त जो है मेरी उनसे अच्छी सलाम दुआ थी जी, लेकिन वो जब खुल के इस नौबत आ गई, जो 2013 वाली नौबत आ गई, फिर उसके बाद जो सिलसिले चले, मैंने ये सारी की सारी जो आपने जिक्र किया, वो मेनली नफरत का ज्यादा जो स्टार्ट हुआ इमरान खान साहब की तरफ से, जब मैंने जो है फर्गूसन की ऑडिटेड जो रिपोर्ट थी, जो उन्होंने विदहोल्ड की हुई थी कुछ सालों से, वो ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज नहीं करते थे। वो कहते थे कि जो आपने जो पैसे पाकिस्तान में नहीं लेके आए और वो पैसे जो है आपने बाहर ही इन्वेस्टमेंट कर दिए अपने किसी डायरेक्टर के साथ मिलके, उसी की कंपनी के जरिए 3 ऑफशोर कंपनियों के जरिए जो है $3-3.5 मिलियन इन्वेस्ट किया गया, और $3-3.5 मिलियन ही जो है वो इन्वेस्ट किया गया। मेरी हो सकता है अमाउंट में थोड़ा बहुत फर्क हो, तो 7 मिलियन का टोटल था। वो क्लाइमेट बॉन्ड में जो है थ्रू एबीएन एमरो फ्रांस में इन्वेस्ट किया गया 2-2.5% के इंटरेस्ट के ऊपर, जब पाकिस्तान में 12% इंटरेस्ट था टी बिल्स के ऊपर जो है।
तो मैंने वो केस बिल्टअप किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने मुझ पे केस कर दिया कि जी मैंने झूठ बोला है। फिर खुद 2015 में इन्होंने कहा जी मैं वो पैसा वापस ले आया। अच्छा। इनके पार्टनर्स ने वो सारी इन्वेस्टमेंट जो है राइट ऑफ कर दी थी। उसमें एक इंडियन पार्टनर था और एक मस्कती पार्टनर था उस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर, उन्होंने राइट ऑफ कर दी थी। ये रिकॉर्ड की बात है, ये इस केस के रिकॉर्ड की बात है। और इन्होंने कहा कि मैं पैसे वापस ले आया। मैंने कहा जी इनसे पूछें कि पैसे गए किस तरह थे और आए किस तरह। असूल है ये अकाउंटेंसी का कि जिन जो फुट स्टेप्स जाने के होते हैं उन्हीं फुट स्टेप्स पे पैसे वापस आते हैं। और फिर मैंने कहा जी उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था वो क्या था, आज एक्सचेंज रेट क्या है, और इस 8-9 साल में जो कैरिंग कॉस्ट है इसकी पैसे की वो कितनी है, और ये पैसे कहाँ गए। ये उठ के असेंबली से बाहर निकली। ये इन्होंने जवाब नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। और ये जो सवाल जो है मैं हर तारीख पे जाता हूँ और हर तारीख पे जाके मैं जो भी मिन्नत। तो ये केस कब से चल रहा है? कब से केस चल रहा है आप पे? जी आप पे खालिद साहब कब से केस है ये वाला जो इमरान खान साहब ने आप पे किया था डेफेमेशन का? मैंने मेरा ख्याल है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2012 में की थी और उसी वक्त इन्होंने केस और आज जो है इसको 13 साल हो गए हुए हैं, इन्होंने कोई पेशरफ्त नहीं की। एक जो लास्ट तारीख थी आज से 1.25 साल पहले, मैं बकायदा रौला डालता रहा अदालत के अंदर कि मुझे क्रॉस एग्जामिन करें, मुझे क्रॉस एग्जामिन करें। 3-4 मिनट के लिए इन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया मुझे। उसके बाद कहने लगे जी वकील कहने लगे जी हम बड़े बिजी हैं, हम फिर कर लेंगे। मैं कहा चलो कल कर लें। उन्होंने कहा कल भी बिजी हैं। मैं कहा अगले हफ्ते कर लें। हम अगले हफ्ते भी बिजी हैं। इनको इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि मैंने जिस तरह इनके सवालों के 2 सवालों के जो जवाब दिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कोई जवाब नहीं है उनके पास कि पैसे जो है ज़कात के पैसे, अतियात के पैसे आपने बाहर पाकिस्तान लेके ही नहीं आए और बाहर ही खर्च कर दिए। इस तरह जो है वो क्या क्रिकेट क्लब वाले पैसे जो हैं उनका भी कोई वाली वारिस नहीं है, उसको कोई माई बाप नहीं है उन पैसों का भी जो लंदन से आए थे। तो ये एक चीज की तरफ इशारा है कि ये शौकत खानम के जो अतियात थे वो किस तरह इस्तेमाल होते रहे। मेरा सिर्फ ये स्टैंड था और उस स्टैंड में जो है इमरान खान साहब को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा जी ये, और अगर परसू करना है तो परसू करें ना। मैं हर तारीख में जाता हूँ, हर तारीख पे जाके प्रेजेंट होता हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये इस्लामाबाद के जो जिला कचहरी है उसमें केस लगा हुआ है। आप अपने प्रोग्राम में अपील करें उनसे, कल मुझे बुला ले, मैं जाके क्रॉस एग्जामिनेशन अपना करवाता हूँ, क्योंकि ये उनके पास जवाब कोई नहीं है। पैसा जो है वो जो मैंने आर्गुमेंट दिए हुए हैं, पैसा बाहर क्यों गया, पैसा पार्टनरों ने राइट ऑफ कर दिया। आप फिर ये एक्चुअली पैसा जो है जो 15 मिलियन का 15 करोड़ रुपए की बात करते हैं कि मैं लेके आया, वो सारे के सारा नए एहतियात रेज किए गए और वो जो है वो जो खला जो है उसको पुर किया गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वारदात क्या। तो खालिद साहब आखिरी पेशी कब थी इस केस की आपकी, इसकी हेयरिंग? मेरा 1.25 साल पहले की बात है। मैं इस पोर्टफोलियो के दौरान जाके जिला कचहरी में जाके पेश हुआ। सर ये बताएं, मैंने एप्लीकेशन दी हुई है कि ये अब हाई कोर्ट में चले गए हैं ताकि ये इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो सके। तो ये मैं क्रॉस एग्जामिनेशन बुलाऊंगा, मैं आपको भी बुला लूंगा और बाकी मीडिया को भी बुला लूंगा। मैं बोलूंगा वहां पे अदालत में जो सच है मैं बोलूंगा, मुझे रिफ्यूट करें, मुझे कहें कि ये झूठा है। खालिद साहब एक ये सारी बातें सुन के मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोग जो आपको सुन रहे हैं और हम भी सारे वी आर बिट मतलब शॉक्ड एज वेल के एक यहाँ पे मुल्क के इट्स अ सिटिंग हमारे डिफेंस मिनिस्टर है सर क्लासर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मैं हाथ में कुरान पकड़ के कह सकता हूँ कि जो कह, और आप शब्बर जैदी साहब से पूछ लीजिए, उनकी कंपनी ने ऑडिट किया हुआ था इनकी शौकत खाना का, आज भी वही है। तो शब्बर जैदी साहब आज भी वही ऑडिटर हैं ये फर्गूसन वाले के। सर तो शब्बर जैदी साहब जो इकबाल हैदरी जिसके नाम के ऊपर जिसके जरिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, उनके बोर्ड का मेंबर था जी। हमने क्रॉस एग्जामिन इसको भी किया है, इमरान खान को भी किया है, बोर्ड के मेंबरों को भी 3-4 को किया, जो अवॉइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्हें केस किया होता तो क्रॉस एग्जामिन तो उन्होंने अपने आप को करवाना था। कि उस जमाने में इन्होंने अपनी टांग पे प्लस्तर लगवाया हुआ था, वो जो भी असल था या जाली था मुझे नहीं पता। तो बहरहाल जब मेरा वकील गया तो उस वक्त नहीं पहना हुआ था, फिर दौड़ के अंदर गए तो पहन लिया, आके पहन के बैठ गए जो है।
मेरा वकील इनके पास बैठा हुआ था, वो सारे क्रॉस एग्जामिन हुए हैं और मोस्टली उस क्रॉस एग्जामिनेशन में मेरा स्टैंड जो है ना वो एंडोर्स हुआ है। और खुद इसने कहा मेरे वकील को कि केस तो कोई नहीं था, तुमने ये केस बना लिया है, अदरवाइज केस तो कोई नहीं बनता था। तो खाई साहब, पाकिस्तान के लोग यकीनी तौर पर, जैसे मैंने कहा कि वी आर बिट शॉक्ड एज वेल कि आप इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं, माजी में बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो आपको रहे हैं। मैं ये तो बातें आप मुझे मैं कुरान पकड़ के ये सारी बातें। सर मेरा एक और सवाल और है सर, मैं ये कह रहा था कि आपका इतना बड़ा प्रोफाइल है, फिर इमरान खान साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर उनका 13 साल से एक डेफेमेशन का केस जो है उसका फैसला नहीं हुआ सर अभी तक, और आप बता रहे हैं 1 साल पहले पेशी लगी थी, तो आम आदमी तो ये सोच नहीं सकता 13 साल इज ह्यूज टाइम। खान साहब हैं, आप हैं, बहुत बड़े लोग हैं सर। ये सारी डिले जो है, ये सारी डिले उनकी तरफ से हुई है। मेरे लिए ये 13 दिन में डिसीजन होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता लगा ये चोरी चकारी जो हुई है किस तरह हुई है, लोगों को पता लगे कि ये शौकत खानम हॉस्पिटल के पीछे क्या हो क्या रहा है, लोगों को पता लगना चाहिए। तो सर जब मैंने उस दिन कहा, मैंने इसको शाह महमूद कुरैशी को हाउस में कहा, हो सकता है आप उस वक्त हो उधर जी, और मैंने कहा कि इसकी जेबें चेक करो, अगर इस जेब में पैसे निकल आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने सुनी हुई लेके बैठा होता आपकी तकरीर सर, मैंने सुनी हुई प्रेस गैलरी से ये जो बात आपने की थी। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हम इनसे बातों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, पूछना सर ये था कि जब वो वजीर आज़म बने और वहाँ से, बल्कि मुझे याद पड़ता स्टोरी मैंने वो ब्रेक की थी जब आपके एजेंडा पे आई थी और इन्होंने उसमें आप पे आर्टिकल 6 लगा के कार्रवाई की, अप्रूवल करके इन्होंने DGFIO को भेजी थी। बशीर मेमन साहब ने रेजिस्ट भी किया था, मुझे ये भी याद पड़ता है कि वो इस चीज़ के हक में नहीं थे। तो आप समझते हैं इसको लिंक कर रहे हैं क्योंकि आपने ये सारा स्कैंडल लेकर आए, चीज़ें लेके, सो दैट वाज द रीज़न के आपको वहाँ से प्रोसिक्यूट करने का उन्होंने अप्रूवल दी। कैबिनेट में मेरा ख्याल बेहद आप वजीर थे जिनकी अप्रूवल दी गई थी। या आप समझते हैं बाकी जेन्युइनली जो आप इल्ज़ामात लग रहे थे कि वहाँ से दुबई से वो पैसे आ रहे थे, कंसल्टेंसी हो रही थी और अकामा वगैरह था, सारी चीज़ों का? मैं दुबई में मैंने 13 साल नौकरी की हुई है। वहाँ पे मैं जब आया तो मुझे जो व्यूज मिले, जब मैं इलेक्ट होके आया सेनेटर 1991 में, तो मैंने वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, जैपनीज रेस्टोरेंट। उसके पैसे जो है मैं ऑफिशियली वहाँ से जो मुझे इनकम होती थी वो मैं पाकिस्तान मंगवाता रहा। 2018 तक आई थिंक वो आई। बाद में ये किलकिल की वजह से मैंने उस पार्टनरशिप से इस्तीफा दे दिया। ये 2015 की बाद में एग्जैक्टली बात, और मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान वापस मंगवा दी। ये सारी ट्रांजैक्शंस पे इनकम टैक्स भी लगा हुआ था। इन सारी ट्रांजैक्शन ऑफिशियली हुई थी, डिक्लेयर्ड थी मेरे नॉमिनेशन पेपर्स में, मेरे इलेक्शन रिटर्न्स में, वो बनती नहीं थी। इन्होंने उसके ऊपर मैं उधर से मुझे जो पैसे आते थे, बिल्कुल सही है, मैंने खुद डिक्लेयर किए हुए थे कि मेरी खुद 12-15 तो आखिरी थी, लेकिन ये स्टार्ट हुई 2-3 लाख से स्टार्ट हुई और 12-15 के ऊपर जो है इख्तिताम हुआ जब मैं अलहदा हुआ उससे। मुझे इतनी इनकम बिल्कुल थी। और शफकत महमूद साहब जो है, जिनके मेरे मरासम जो है 1964 से थे, उनको ना शर्म आई ना हया आई मेरे खिलाफ बैठ के इमरान खान को अपीज करने के लिए, उसको मालिश करने के लिए जो है मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी इसको बाहर से इतने पैसे आते थे और ये बता रहे हैं, इस पर आर्टिकल हम 6 लगा रहे हैं। और वो सबसे पहले शख्स जिसने इमरान खान को छोड़ा था वो शफकत महमूद था। कहाँ है वो शफकत महमूद? कौन, कितने लोग हैं जो वफा निभा रहे हैं उसके साथ, जो उसके साथ वजीर? शायद उनको इमरान खान साहब, खान साहब शायद उनको इमरान खान साहब को पता होगा कि शफकत महमूद साहब आपके 1964 से दोस्त हैं, लिहाजा उन्होंने ही उनकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि जाएं और अपने दोस्त के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मे बी नोइंग इट कि इनका ज्यादा इफेक्ट होगा, ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो, मैं उसको डिनाई नहीं करता, लेकिन जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लासर साहब, उसको भी तो सोचना चाहिए था। ऐसा ही है। कहता कि मेरे ताल्लुकात हैं, आप मुझसे झूठ करवा रहे हैं, झूठ बोल रहा था वो जो शख्स। लेकिन आप तो कहते हैं सियासत में, वो कहते हैं कि सीने में दिल तो नहीं होता। खान साहब ये तो भी हमने आप सियासतदानों से सुना है, दोस्ती यारी मोहब्बत प्यार रिश्तेदारी तो कुछ नहीं होती सर, वो तो मफादात होते हैं सर सारे। ये आप लोगों से सुना है सर हमने। मैं क्लासर साहब 1991 में से सियासत कर रहा हूँ, 35 साल हो गए मुझे असेंबली में जी। मेरे में ये बात देखिए आप। नहीं, दोस्तों के हवाले से आपका वो रहा है, मतलब आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इंसान का सबसे बड़ा सासा जो है दोस्तियां होती हैं। रिश्तेदारों की तो आपको चॉइस कोई नहीं होती जी, दोस्तों की चॉइस होती है आपको।
अगर वो रिश्ता आपका निभ जाए तो वो कमाल वो है। ये रिश्तेदारियां तो सारी निभ जाती हैं, कोई नहीं निभती, कोई निभ जाती हैं, लेकिन वो तो अल्लाह ताला की तरफ से आपके वैसे साथ एक चीज़ का मैं गवाह हूँ, अब आपने कहा है मुझे, चौधरी निसार अली खान साहब और आपकी बड़ी दोस्ती थी, मैंने देखी हुई ज़ाती तौर पर 2002 से आप, और पहले भी होंगे, लेकिन मैंने क्योंकि पार्लियामेंट 2002 से कवर करनी शुरू की, आपकी बहुत दोस्ती थी। बाद में आपके तल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन पब्लिकली मैंने कभी नहीं सुना आपको कोई तकरीर करते, कोई आप, हालांकि मुझे पता है कि आपका और उनके दरमियान खासे डिफरेंसेस भी थे, आप उसके पीएससी के मेंबर भी थे, बहुत सारी चीज़ों पे आप डिफर भी करते थे, लेकिन पब्लिकली मैंने वाकई नहीं सुना आपने कभी चौधरी निसार अली खान साहब पे कुछ इस तरह हिट किया। मेरे जहन में नहीं आ रहा कोई इस तरह का जो एक नहीं, मैं तो जातियात पे नहीं उतना, ठीक है, सियासी गुफ्तगू जो है, सियासी जो कंपल्शन जो है उसमें ना, लेकिन बंदा सच तो बोले ना। अगर मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं सिर्फ सियासी मजबूरियों की वजह से, मैं समझता हूँ उससे घटिया बात ही कोई नहीं। हाँ सर, उनसे वैसे तो और भी एक अभी आना है जनरल बाजवा वाला इस पे कि आपको गिरफ्तारी में किसका हाथ था, इमरान खान साहब को समझते हैं, बाजवा साहब को, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, ये आजकल चौधरी निसार अली खान साहब से कोई रब्ता रहता है आपका, या आखिरी दफा कब रब्ता हुआ सर, या बिल्कुल मेरा उनसे जो है एक अरसा दौरान जब सियासत में थे, मियां नवाज शरीफ के साथ थे, उस वक्त से उससे उस दौरान जो है मेरा उनके साथ रब्ता जो है मुनक़ता हो गया। और आज तक कोई रब्ता नहीं हुआ सर? जी, आज तक 8-9 साल हो गए, कोई रब्ता नहीं हुआ सर उसके बाद? नहीं, मैं बल्कि ज्यादा हो गए होंगे, 10-12 साल हो गए होंगे, मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं है। मैं मेरा ख्याल है कि 2012-13 से भी पहले का जो है 12-13 के दौरान का रब्ता जो है मुनक़ता हुआ है। सुने सर उनकी कोई, मेरा ख्याल है अपनी हेल्थ के कोई इश्यूज थे शायद, परहैप्स वो मेरे साथ नहीं उनके, मेरा उनका चौधरी निसार अली खान साहब का वो खबर आई थी शायद लंदन गए हुए हैं, तो बीइंग एन ओल्ड टाइमर, कोई खैर खैरियत का, कोई वेल विशन का, कोई मैसेजिंग, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है? नहीं, मेरा बिल्कुल कथित तौर पे कोई राब्ता नहीं है उनके साथ, बिल्कुल कहते हैं कोई राब्ता नहीं है। अच्छा सर, ज़रा जनरल बाजवा साहब पे आ जाते हैं, जो हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी और शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी, तो ये कैसे हुआ था सर, आप गिरफ्तार कैसे हुए थे? इसकी स्टोरी मेरा ख्याल है कुछ मेरे फैक्ट्स जो थे वो ठीक नहीं थे, आपके पास कुछ एक और एक वर्जन है उसका इवेंट्स का। नहीं देखें, इमरान खान साहब की तो ख्वाहिश बड़ी शदीद थी, और मेरे पे नैब का केस ही, ये जो मेरा आर्टिकल 6 वाला था, ये सारा नैब में भी यही केस बना। आर्टिकल 6 में तो ना चल सका, लेकिन नैब में उन्होंने चलाया, तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने जब मेरी जमानत की तो उन्होंने कहा जी ये केस जो है नैब का केस नहीं है, ये कोई ऑफिशियल पोजीशन या कोई और इस तरह के समझ, ये बाहर की एक इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने चलाना है तो कोई और कानून ढूंढ लें। बहरहाल मैं दो दफ़ा मैं नैब का कैदी बना हूँ 6-6 महीने मुशर्रफ के वक्त भी, और अल्लाह ताला का फजल है मेरे खिलाफ रेफरेंस तक भी दायर नहीं हो सकता, उसकी मेहरबानी है, उसके एहसानात हैं अल्लाह ताला के। तो मैं ये यूं हुआ कि मेरे खिलाफ एक सो कॉल्ड इंक्वायरी जो है वो चल रही थी नैब की, और इमरान खान साहब उसको पुश कर रहे थे, बहुत पुश कर रहे थे, लेकिन जो भी इम्प्रेशन मिल रहा था, जो भी मुझसे पूछा जाता था, मैं भुगत रहा था, उसमें इवन इंटेरोगेटर्स मेरे जो थे वो कहते थे ये केस नहीं बनता, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर है। बहरहाल इस दौरान मियाँ साहब ने एक तकरीर की उधर गुजरांवाला में जी, गुजरांवाला में तकरीर जो है वो उसमें मियाँ साहब ने जनरल फैज को और जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज किया। मेरा जनरल बाजवा और उनके ससुर के साथ रिलेशनशिप है, गोज बैक टू 1972, जब वो मेजर थे कैंट में, सियालकोट कैंट में, और मैं मुलाजम था यूनाइटेड बैंक में, और उस वक्त मेरा इनके साथ, उनके छोटे भाई के साथ भी मेरा ताल्लुक है, वो मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज मुझसे सीनियर होते थे, तो वो मैं उस वक्त से ताल्लुक चाहता था। इन्होंने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट जो है मुशर्रफ के वक्त भी रखी, जो झूठी स्टेटमेंट थी। बाद में इन्होंने मुझसे 2-4 साल मुझे पैगाम आते रहे, फिर इन्होंने माजरत की, झूठी साबित हुई स्टेटमेंट मुशर्रफ के वक्त भी। उसके बाद जो है अब इन्होंने फिर जो है मुझे बुलाया कि भाई कमर बाजवा के खिलाफ मियां नवाज शरीफ बोला है, और तुम इसको कंडेम करो। मैंने कहा जनरल साहब, मैं जनरल जादव मुझे तो कहा, मैंने कहा जनरल साहब मेरा कंडेम करना, नवाज शरीफ को कंडेम करना मेरे डीएनए में नहीं है, मेरा उसके साथ
जो है एक रिश्ता है, सियासी रिश्ता तो है ही, लेकिन एक मोहब्बत का रिश्ता है। वो मेरा 1964 से मेरी दोस्ती है, मेरे साथ इंतहाई प्यार और शफकत से पेश आते हैं आज भी। और वो मैंने कहा मैंने नहीं कंडेम करना। उसने कहा कि नहीं तुम यूं करो, तुम्हारा नैब वाली इंक्वायरी भी खत्म कर देंगे और तुम्हारे घर के जो फ्रंट है, तुम उधर को बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो वो भी परमिशन तुम्हें मिल जाएगी। तो मेरा कैंट में घर है, उन्होंने कहा फौज ने परमिशन देनी है जी। तो मैं कमर को कह दूंगा। मैंने कहा जी मैं जनरल साहब, मैं बड़ी इज्जत आबरू के साथ बात की। मैं कही जनरल साहब मैं बनाने ही कुछ नहीं चाहता उन प्लाटों के ऊपर, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे घर की लॉन है, वो जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा मेरे वारिस उसको जो मर्जी करते फिरे, तो मैंने नहीं मैं कुछ बनाना उधर। तो एज फॉर नैब इंक्वायरी इज कंसर्न, नैब इंक्वायरी जो है उसमें कुछ भी नहीं है। तो मैंने कुछ या तो छुपाया हो, मैं बाहर से पैसे ऑफिशियली मंगवाता था, टैक्स देता था, डिक्लेयर किया हुआ था, तो मेरा कुछ नहीं करने जो नैब वालों ने करना है। उन्होंने कहा नहीं अगर तुम कंडेम नहीं करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। I didn't respond to it. मैंने कहा जी ठीक है। मैं वहां से चला आया, मेरे साथ रान तनवीर भी गए हुए थे, उनको भी उन्होंने बुलाया। रान तनवीर को उन्होंने कहा कि इसको कन्विंस करो ये कंडेम करे। अब अल्लाह ताला मुझे माफ करें, मैं कमजोर आदमी हूँ, मैंने अल्लाह ताला हिम्मत देता तो प्रेशर सह जाता, अदरवाइज मेरी कोई बहादुरी नहीं है इसमें। मैंने वो प्रेशर सहा, मैं 8-10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जो है मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, ये अतातुर्क रोड के ऊपर। मैं हसन इकबाल के घर से उठ के आ रहा था, मरियम नवाज भी वहाँ पे थी और भी दोस्त थे, वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, मुझे कर लिया गया। उसके बाद मुझे जेल में नैब में मैं रहा कोई महीना, जेल में उधर कैमरे फिक्स कर दिए कि इसको बिस्तर तो नहीं मिला, इसी चारपाई पे तो नहीं सोता है, इसको चारपाई तो नहीं मिली, इसको गर्म पानी तो नहीं मिला। इस किस्म की मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है ये बातें। ये सारी मॉनिटर जो है वो करता रहा, जो है इमरान खान जो है इन सारी चीज़ों को। इस दौरान तो मेरे कुछ दोस्त जो है कॉमन फ्रेंड जो थे, जनरल आजमज़द के भी कॉमन फ्रेंड थे, कमर बाजवा के, उन्होंने कहा उनको कि आप जाती कर रहे हैं, तो उन्होंने यही आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा रहने दो, अंदर की फर्क पैंदा है, रहने दो, तो कहा जाए। ये इनके रिस्पॉन्स था। मैं लाहौर हाईकोर्ट का ममनून, 3-4 दफ़ा मेरी ज़मानत लगी और 3-4 दफ़ा कोई जज जो है मेरी ज़मानत लेने को तैयार नहीं था। फाइनली मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके साथ एक और साहब थे, जैसे शबीर मेरा ख्याल है उनका नाम था, सॉरी मैं उनका नाम याद नहीं मुझे इस वक्त। उन्होंने मेरी ज़मानत ली और उन्होंने नैब को कहा कि भाई ये जिस केस में आपने पकड़ा वो केस बनते नहीं है। तो मैं इज्जत आबरू के साथ जो है घर आ गया। भाई ये है सारी कहानी। तो खान साहब आपकी बातों से जो मैं समझाऊँ सर कि ये तस्वर था यहाँ पे शायद कि इमरान खान साहब जो हैं वो आपको हर कीमत पर जेल में देखना चाहते थे। मेरे जितने ये नवाज लीग के लीडरान को गिरफ्तार किया था नैब ने जेल में, यू वर द लास्ट ऑफ द वन, जो मुझे याद पड़ता है। आपकी बातों से लग रहा है कि इमरान खान साहब से ज़्यादा जनरल बाजवा साहब जो हैं उनको ज़ाती रंजिश थी कि आपने कंडमनेशन नहीं की थी नवाज शरीफ साहब की, या नहीं देखिए वो तो कहते हैं अंग्रेजी में कहता है दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। एक सिलसिला इमरान खान चल रहा था, उन्होंने कहा चलो हमारा भी जो है वो वैर जड़ा ऐसे साडा भी पिट गते दा ते नाल जो है वो इमरान खान को भी खुश कर लेंगे। वो दोनों ने तेज आदमी है ना, अक्लमंद आदमी है। अरे सर इन्होंने पूछा, रबिया ने पूछना, उससे पहले मैं एक यो कर लूँ आपके बारे में। जो मेरी राय है सर, 2002 से मैं कवर कर रहा हूँ चीज़ों को, पार्लियामेंट को सुना भी है, आपको देखा भी है, सब कुछ चीज़ें PSC में भी आपको देखा है सर। आप इस पे बहुत कम इस पे वेल लेफ्ट पे बिलीव करते हैं। कोई आप पे अटैक करे, बात करे, मेरा नहीं ख्याल है कि आप जाने देंगे। आप जवाब ज़रूर देते हैं, रिस्पॉन्स ज़रूर करते हैं, लेकिन हमने देखा पिछले दिनों हनीफ अब्बासी साहब ने 2-3 दफ़ा आप पे सख्त बातें की, टीवी शो में भी कहा, पार्लियामेंट में भी कहा। आप अनएक्सपेक्टेडली अनलाइक योर टेम्परामेंट, वही वाली बात, नोइंग यू आर बिट, आपने वेल लेफ्ट किया। पार्टी की तरफ से आपको कहा गया या आपने कहा कि छोड़ें, क्या जवाब दें सर? ये मेरे लिए थोड़ा सा कहा, मैंने खुद ही वेल लेफ्ट किया और इसको वेल लेफ्ट ही रहने दें। जी ख्वाजा साहब, जाते जाते ये भी बताइएगा, क्या ज़ाहिर लोग जानना चाहते हैं आपके कायद नवाज शरीफ, मैं कहूँगी इस पूरे मामले में लाइफ हैज़ टेकन अ फुल सर्कल फॉर हिम।
नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से जो है जिस तरह से उन पे केसेस चले, फिर उनको जिला वतन किया गया, ये तमाम चीज़ें, और आज जब जनरल फैज़ को जो है वो सज़ा हो जाती है, तो क्या सोच रहे हैं वो? ज़ाहिर है उनके ना सिर्फ वोटर सपोर्टर बल्कि मेरे ख्याल से उनके मुखालफिन भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वो थोड़े कम गो हैं, कम मंजर आम पर नजर आते हैं। तो क्या सोच रहे हैं, ही सेटिस्फाइड या कुछ डू मोर भी वो चाहते हैं? क्योंकि जब जब उन्होंने जनरल फैज़ का जिक्र किया, उन्होंने साथ साथ जनरल बाजवा का भी जो है वो जिक्र किया है। क्या सोच रहे हैं इस वक्त? नवाज शरीफ बड़े दिल का आदमी है, बहुत बड़े दिल का, बहुत बड़े दिल का आदमी है। मैं बिल्कुल उसका कोई 10% भी नहीं हूँ। मैं जो है किसी वक्त दिल बड़ा हो भी जाता है, लेकिन नवाज शरीफ के साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है। बड़े दिल का आदमी है, वो चीज़ें जो है इग्नोर भी कर देता है। उस आला ज़र्फ का शख्स है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई जो एक वैनम है वो कैरी नहीं करते। आपने देखा माजी में भी जो है जिन लोगों के साथ तफरी रही, उनके साथ उन्हें हाथ बढ़ाया, सियासी ताउन किया, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने ज्यादतियाँ की हुई थी उनको दोबारा पोजीशंस दी। उनके सियासत में उतार चढ़ाव तो बहुत आए हैं ना, तो लेकिन उन्होंने एक शख्स नहीं आप बता सकते कि किसी को उन्होंने विक्टिमाइज किया। ये उतार चढ़ाव 1993 में आए, फिर 2000 में आए, फिर 2017 में आए। जिन जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की, मुझे एक शख्स बता दिए हैं कि नवाज शरीफ ने उनको विक्टिमाइज किया। आज उसकी बेटी और उसका भाई दोनों हुक्मरानी कर रहे हैं पंजाब में और वफाक में। किसी को कहा हो या कोई बंदा, आप मुझे एक नाम बता दें नवाज शरीफ ने जो है किसी को विक्टिमाइज किया। लेकिन एहतजाब करने का जिक्र तो करते रहते हैं ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप सेटिस्फाइड हैं? आप वो जिक्र तो करते हैं। देखें, एक शख्स पे जो है क़यामतें गुजर गई, बिल्कुल। और वो गिला भी ना करे, आप ज़बान बंदी तो ना करें ना, कम से कम ज़बान उनको ये हक तो देना कि वो अगर किसी वक्त जो है अपनी, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ कि 90% ऑफ द टाइम जो है ना वो इस किस्म का। मैं तो जनरल फैज़ की सजा पे उनकी फीलिंग्स पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जिक्र कुछ नहीं किया है अब तक। नहीं, मैं उन्होंने जिक्र करना भी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जिक्र करेंगे। आप देखें यार, ये साकिब निसार, इजाजुल हसन, वो एक नकवी साहब थे, फिर जो क्या थे चौधरी मोहम्मद अली साहब मरहूम के जो खोसा साहब, मेरा ख्याल है आप आसिफ सईद खोसा साहब को कहना चाहते हैं। ये खोसा साहब थे भाई, बहुत से लोग थे। कभी उनकी जबान से मेरे सामने या किसी के सामने भी उन्हें कभी जिक्र नहीं किया। बल्कि साहब, मैं किसी वक्त जो है जो आपको मेरी आदत का पता है, मैं किसी वक्त को एग्रेसिवली उनके सामने बात कर, उन्हें खाई साहब छोड़ो, जान दो। आपने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, अब मेरा ख्याल है 3 दफ़ा आप उनके साथ फेडरल कैबिनेट में रहे हैं। दूसरी दफ़ा है आप इन शहबाज शरीफ साहब के साथ फेडरल कैबिनेट में। 2 भाई हैं, दोनों के साथ आपने काम किया हुआ है, तो किसको रेट करेंगे सर एज प्राइम मिनिस्टर? नवाज शरीफ साहब बेहतर थे या शहबाज शरीफ साहब बेहतर हैं? नहीं सर, मैं एक आपकी राय चाहता हूँ सर, मैं राय चाहता हूँ आपकी सर। दोनों देखें, नवाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है। शहबाज शरीफ जो है, उसके साथ भी मेरी दोस्ती है, बड़ा प्यार का रिश्ता है, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, और जितना मेहनती है, जितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं नहीं समझता कोई उसका कोई पैरेलल है शहबाज शरीफ का भी। तो दोनों भाई जो हैं अपने अपने शोबे में या अपनी अपनी खसूसियात में जो है ना, वो क्या कहते हैं, जुज़्वे लाजन क्या इसी यही कहते हैं ना। तो वो एक बिल्कुल अपनी मिसाल आप है। मैं समझता हूँ कि ये भी कि एक घराने में 2 भाई पैदा हों और दोनों जो है वज़ीर आज़म भी बने, एक 3 दफ़ा हो, एक 2 दफ़ा हो, फिर आगे पोती जो है उन बुजुर्गों की जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, कुछ तो है ना कि अल्लाह ताला ने मेहरबानियाँ की हुई हैं, अल्लाह ताला आगे भी मेहरबानियाँ इन पे करता है। तो सर दरमियान में एक आता था कि कोई शायद आप नाराज भी थे कोई पंजाब हुकूमत से, मरियम नवाज साहबा से, खबरें आती थी सर। बेटियों से कोई नाराज हो सकता है? बेटियों से नाराज होना जो है वो तो मैं कम से कम मेरे डीएनए में नहीं है। बेटियां होती हैं। अच्छा सर, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जो उम्र के साथ जो है ना, वो क्या कहते हैं, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता पंजाबी का, जरा थोड़ा काम की तरफ से मैं अब हथौड़ा रखा हुआ है। अच्छा सर, वो रहे क्या इमरान खान साहब पे जो मुलाकातों पे बैन लगे हैं सर, अब ये मुस्तकिल बैन है। कल हमने देखा कि वहाँ
उन्होंने जलसे में कोहाट में तकरीरें भी की हैं, उन्होंने फिर थ्रेट किया है, उन्होंने वज़ीर आला साहब ने भी, उनकी पार्टी के लोगों ने कि हम फिर आएंगे और आपकी दफ़ा हम इस्लामाबाद पे भी वो करेंगे, कब्ज़ा करेंगे और बाकी तमाम काम करेंगे। तो खान साहब की मुलाकातों में पाबंदी रहेगी, कोई डलाक, कोई ब्रेक थ्रू किसी चीज़ का कोई चांस नहीं है? मैं ये पॉलिसी मैटर है, मेरी रेंट से जो है वो बाहर है। ये फैसला या तो अदालतें करेंगी, अगर उनको रिलीफ अदालतों से वो अगर मांगे तो, या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। मेरा इसके ऊपर कोई, मैं अगर कहूँ कि जी वो क्या करते थे कि जब हम जेल में थे, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो टिट फॉर टैट हो जाएगा, कि वो हमारे साथ हुआ है तो अब उनके साथ भी होना चाहिए। ये भी कोई अच्छी बात नहीं, तो खाई साहब करने वाली बात जी सर, आप डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये मेरे परव्यू से, ये ऊपर का काम है या मेरा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बताया था सोहेल अफरीदी साहब को कि मैं पूछ के बताऊंगा मुलाकात हो सकती है नहीं हो सकती। तो सर ये फिर ये किसका ये है, कोई ना शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं, क्लास साहब अदालती उसमें रेल में चले गए हुए हैं, और अदालती रेल में जब मामले चले जाएं तो फिर जरा थोड़ी सी एहतियात ही करनी पड़ती है जो है। तो इन्हें सर मुलाकातों वाला भी तो अदालत का था खाई साहब, मुलाकातों के लिए अदालत ने कहा था कि इनकी अदालत ने भी आर्डर दिए थे जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहे कि इनकी मुलाकातें होनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं, मैं मेरी मुलाकात करने मेरी बेटियां या मेरी बेटा और मेरी वाइफ आती थी, उसके अलावा मेरी बहनों को दो को इजाज़त थी कि वो मिलते थे, उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं थी मिलने की। और हफ्ते में जो है वो एक दफ़ा इजाज़त मिलती थी और एक दिन जो है वो मिलती थी वकला को। तो ये सारा कुछ हमने कोर्ट से लिया हुआ था, ये कोई अनायत नहीं की हुई थी हमारे साथ उन्होंने। तो कोर्ट ने दिया हमें, उसमें लोग बैठे होते थे। द मोमेंट कोई सियासी बात मुझसे पूछी जाती थी, बच्चे पूछ लेते थे किसी वक्त, हालांकि मेरे बच्चे कंप्लीटली गैर सियासी हैं, पूछ लेते थे तो मैं अवॉइड करता था। यहाँ पे सियासी मीटिंगें जब शुरू हो जाएं, प्लानिंग शुरू हो जाए, आप गालियां दें लोगों को, नंगी गालियां दें लोगों को, और यहाँ तक के बहन को कहना पड़े कि जी वो बहुत गुस्से में थे, उन्होंने बहुत कुछ कहा और कुछ नहीं कहना चाहिए था। तो आप इससे अंदाजा लगा दें वो क्या शख्स क्या ज़बान अंदर बैठ के इस्तेमाल कर रहा है। और वही शख्स है जो कहता होता था कि आर्मी चीफ के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, बाजवा साहब ये हैं, फैज साहब ये हैं, फलां ये है, फलां चाहिए। वो तो बकायदा मेरा ख्याल है कलमा पढ़ के इनका नाम लेता था, एक ज़माना था। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में बात कर रहे थे इस वक्त जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद को सज़ा हुई, उसके बाद जो है वो मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या सोच है इस हवाले से हुकूमती हलकों में, तमाम डिटेल से जो है वो हमें आगाह कर रहे थे। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात।